नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, बहुत दिनों से हम लोगों ने अपनी जो पीवाईक्यू सॉल्व कराने की सीरीज़ थी, उसे बंद कर दिया था क्योंकि मेरे बीए के एग्ज़ाम चल रहे थे और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और लगातार हम अब वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट वाला जो 8 अगस्त 2025 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके सेकंड शिफ्ट के पूरे मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसमें हमारे टोटल 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, लॉजिक के साथ सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे कम समय में आप एग्जाम में इनको सॉल्व कर सको। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय में 79,200 रुपये निवेश किए। वर्ष के अंत में 16,500 के कुल लाभ में संजय का हिस्सा 3600 रुपये था। उनके निवेशों में कितना अंतर है? तो देखो, जो निवेश होती है वही रेशियो फायदे का रहता है और ये निवेश का रहता है। तो टोटल जो इनको फायदा हुआ है 16,500 का हुआ है, जिसमें संजय यानी कि एस को फायदा हुआ है 3600 रुपये का। तो बाकी का जो फायदा है वो आर यानी ऋतिक को हुआ होगा। तो 16,500 में से 3600 घटाएंगे तो आ जाएगा 12,900। तो इनका रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 3 से काटेंगे, ये 12 बार कट जाएगा और ये 43 बार कट जाएगा। तो ये जो टोटल इनका जोड़ है यानी कि 43 और 12 55, यही इस 79,200 के बराबर है। और इनका अंतर निकालना है निवेश का, तो इनका अंतर 31 के बराबर हो जाएगा रेशियो में। तो यहाँ पे 79,200 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 55 रेशियो टोटल वैल्यू है, इनका अंतर निकालना है यानी कि 31, तो 31 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे, तो इसको अलग कलर से कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट काटेंगे 11 से तो 5 बार कट जाएगा, ये 11 7 77, 11 दूनी 22, 7200 बार। फिर 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 5 चौका 20, 1440 बार। 1440 का हम 31 में गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा 1440 एक से करने पर, 3 से करेंगे 3 शून्य शून्य, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 13, 3 और 1 4। इसको जोड़ेंगे तो 0 4 6 4 4, 44,640। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 91,673 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 88 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी कि आपको पता है कि 88 जो संख्या है, इससे जो भी डिविजिबल होगी वो 11 से भी डिविजिबल होगी और 8 से भी होगी। जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए। सबसे पहले 8 से डिविजिबल होने के लिए हमेशा पीछे सम संख्या ही आएगी क्योंकि 2 से डिविजिबल है। तो 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, ये नहीं हो सकता है। और 24 में जोड़ेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है, 7 एंड में आएगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं तो हम जोड़ लेते हैं। 673 में अगर हम जोड़ देंगे कितना 21, तो ये हो जाएगा 694। और अगर 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 696। तो अब 694 और 696 में से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है? तो यहाँ पे देखते हैं, 8 × 64 और 8 7 56, दूसरी संख्या डिविजिबल है यानी कि 23। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। पी की वर्तमान आयु का 7 गुना यानी कि 7p क्यू की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है, यानी कि 7p बराबर Q प्लस 46। ये क्वेश्चन 1 बन जाएगी। 8 वर्ष बाद की बात हो रही है यानी कि प्लस 8 ईयर यहाँ पे हो रहा है। उस समय Q की आयु का 6 गुना, इसी के सीधे में लिखेंगे हम, Q की आयु का 6 गुना यानी कि 6Q। P की आयु के 6 गुने से बराबर करेंगे यहाँ पे बराबर करेंगे P की आयु के 6 गुने से यानी कि 6P। कह रहा है कि 24 वर्ष कम होगा, यानी कि इस तरफ हम 24 जोड़ देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। इसको हम सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 6p बराबर q का भी 6 गुना तो 6q प्लस करेंगे 24। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन उठाएंगे जिसमें q की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो q बराबर हम 5 उठाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे 7p बराबर q बराबर 5 रखेंगे तो 46 5 51 होगा। ये कटेगा नहीं तो ये नहीं हो सकता है। अगला जो ऑप्शन है हमारा 11 है, तो q का वैल्यू अगर 11 रखेंगे तो 46 और 11 57 होगा, ये भी नहीं कटेगा। तो तीसरे नंबर की हम रखेंगे 3, तो 7p बराबर 46 और 3 49, ये कट जाएगा यानी कि p की वैल्यू यहाँ से 7 आएगी। अगर हम q की वैल्यू 3 मानेंगे तो q की वैल्यू यहाँ पे 3 मानेंगे तो p की 7 आ रही है। तब समीकरण नंबर 2 में यहाँ का अगर ये सेटिस्फाई होता है
तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू पी की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 छंग 42 बराबर क्यू की वैल्यू 3 है तो 6 तिया 18 प्लस 24 दिया गया है। तो यहाँ पे भी 42 हो रहा है, यहाँ पे भी 42 सेटिस्फाई कर गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? विषम है तो एक x होगी और एक x+2 ये संख्याएं होंगी। तो लेकिन इसे अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा ऑप्शन से ही कर लेते हैं। अगर योग इनका 24 होगा यानी कि एक संख्या 11 और एक 13 हो जाएगी। अगर 28 होगा तो एक संख्या 13 और एक संख्या 15 हो जाएगी। अगर 32 रहा तो एक संख्या 15 और एक 17 हो जाएगी। अगर 22 रहा तो एक संख्या 9 और एक संख्या 11 ये नहीं होगी। एक संख्या 11 तो ये तो होगा ही नहीं 22 किसी भी कीमत पर। इसके बाद 3 ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 13 का होता है 169, ये नहीं होगा 394। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 13 का स्क्वायर 169, 15 का होता है 225, इसको जोड़ेंगे तो 394 आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 28। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? ओवरऑल भाग अगर काम की बात करें तो 20 ही मान लेते हैं। ए की इफिशियंसी 2 आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी, दोनों की जोड़ेंगे तो 3 इफिशियंसी आ जाएगी। 6 दिन काम करेंगे तो 18 टोटल काम हो जाएगा। 20 में से 18 काम हो जाएगा तो 2 काम बचेगा। कितने में से बचेगा? 20 में से बचेगा। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 10, तो 1/10 भाग काम बचेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और उसी मार्ग से 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विशाखापट्टनम वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। तो 2x की वैल्यू 55 है, बाई की वैल्यू 66 है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 66 और 55 जोड़ेंगे तो 71 7 5 121। 11 से काटेंगे 11 छक्का 66 और 11 से काटेंगे 11 बार, इसको 5 बार काट देंगे। 6 पंचे 30 दूनी 60 किलोमीटर के एमपीएच हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। पल्लवी ने एक खिलौना 740 रुपए में खरीदा है, 16 रुपए की लागत आई है, प्लस कर देंगे 16, 756 टोटल इसकी कॉस्ट हो जाएगी। खिलौने को 558 रुपए में बेच दिया, यानी कि 558 में बेचने पे इसको तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 198 का लगभग इसको लॉस हो गया है। 756 पे कितने का लॉस हो रहा है? 558 में से 756 में से 558 घटाएंगे तो 198 का लॉस हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितने से कट जाएगा? सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 नाम 18 और यहाँ पे आ जाएगा 2 नाम 18। 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इसके बाद यहाँ पे 3 से काटेंगे तो ये 33 बार कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और तीछंग 18। इसके बाद यहाँ पे फिर से काटेंगे हम 3 से तो 11 बार कट जाएगा। 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, 42 बार कट जाएगा। अब 42 को इसके काट देंगे तो 21 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा तो 11 पन्ना 55, 550/21 ये परसेंट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है। चलिए अब अगले सवाल पे सॉरी यहाँ पे लाभ नहीं हुआ है, ये वाला आंसर होगा हानि हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का योगफल 57 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एक संख्या x और एक y है, तो इनका योग 57 दिया गया है और इनका एलसीएम दिया गया है 812। 812 एलसीएम दिया है, यानी कि लगभग गुणा ही होगा। तो इन सभी का योग ऑप्शन में तो सभी का 57 ही आ रहा है, तो इससे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन गुणा से करेंगे हम, 26 का 31 में करेंगे तो लास्ट अंक 6 आएगा, लेकिन अंक हमें लास्ट में 2 चाहिए, तो एक ये नहीं हो सकता है। 4 तिया 12 इसमें 2 आ रहा है, 9 8 12 इसमें भी 2 आ रहा है, 6 एकम 6 इसमें 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे यहाँ से कट जाएंगे। अब 2 ही ऑप्शन बचेंगे, तो 33 गुणा 24 करेंगे हम। 24 तिया 72 7, 24 तिया 72 7, यहाँ पे आ जाएगा 79, ये नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 गुणा 28 812 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या है 12,014,
इसमें 2 क्रमिक वर्षों में 25% 60% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 50% की कमी हो जाती है। परसेंट की कमी होती है, यानी कि सबसे पहले वृद्धि हो रही है 25% की, यानी कि 4 से 5 हो रहा है। दूसरे वर्ष में 60% की, यानी कि 10 से 16 हो रहा है। तीसरे वर्ष में कम हो रहा है, यानी कि अगर 10 था तो ये 5 हो रहा है। अब इसको काटेंगे हम, काटेंगे तो 5 से 2 बार कट जाएगा, ये 5 से 2 बार कट जाएगा तो 2 और 2 आ जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 इस तरफ और 16 इस तरफ, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। 12,014 के 12,014 रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 45 है, 45 किलो है। 3 लोगों का है, यानी कि तीनों का जोड़ 135 केजी आ जाएगा। यदि विपुल और मोहन का औसत वजन, यहाँ पे विपुल भी आ जाएगा, यहाँ पे मोहन भी आ जाएगा और यहाँ पे मोहम्मद भी आ जाएगा। अब बात हो रही है कि विपुल प्लस मोहन का जो औसत वजन है 43 किलो है, यानी कि 2 का गुणा करेंगे दोनों का तो दोनों का 86 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे विपुल और मोहन का निकल के आ गया है 86, जबकि मोहम्मद का हम यहाँ से निकाल सकते हैं 135 टोटल का था, तो 35 और 14 49 किलो यहाँ पे हमारा मोहम्मद का निकल के आ जाएगा। अब बात है कि मोहन और मोहम्मद का औसत वजन भी दिया गया है 50, तो यहाँ पे मोहन और ये हो जाएंगे हमारे मोहम्मद, इनका वजन टोटल 100 दिया गया है, जिसमें मोहम्मद का 49 है तो मोहन का निकल के आ जाएगा 51। तो हमें 2 का मिल गया मोहम्मद और इसका मोहन का 51 पूछा गया है, मोहन का, तो 51 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 5 संख्याओं का योगफल 655 दिया गया है। पहली 2 संख्याओं का औसत, यानी कि 2 संख्याओं का औसत 80 है, यानी कि पहली 2 संख्याएं 160 योग लेके जाएंगी और तीसरी संख्या अगर 101 है तो तीसरी संख्या हमारी थर्ड नंबर भी आ जाएगा यहाँ पे 101। अब कह रहे हैं कि शेष 2 जो संख्याएं बची हैं उनका औसत ज्ञात करिए। तो शुरू की 3 संख्याएं टोटल हो गई हैं 261 और ये 255 टोटल थे, तो 255 में से 3 संख्याएं 261 घट जाएंगी, 5 में से एक जाएगा 4 बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 15 तो 9 बचेंगे, यहाँ पे एक और आ जाएगा 394 बचेंगी, 2 संख्याओं को बचेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 19 और 19 दूनी 38 7 197, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक समबाहुभुज में 30 भुजाएं हैं, एक अंतःकोण की माप ज्ञात करनी है। तो देखो अंतःकोण की माप हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो बाह्य कोण निकाल लेंगे, तो 360 में हम 30 का भाग दे देंगे तो बाह्य कोण हमारा 12 डिग्री आ जाएगा, इसको 180 से घटाएंगे तो 168 डिग्री आ जाएगा। लेकिन एक इसका फॉर्मूला भी होता है अंतःकोण डायरेक्ट निकालने का, n/2 इंटू 180 अपॉन n, जहाँ पे n भुजाओं की संख्या होती है, तो n भुजा की संख्या 30 माइनस का 2, यहाँ पे 180 डिग्री से गुणा, टोटल संख्या 30 है तो 30 काट देंगे, यहाँ से काट देंगे 3, ये 6 बार बचेगा, 30 में से 28 आएंगे, 28 गुणा 6 करेंगे तो 168 आ जाएगा। इस तरह से 2 तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक टेबल की कीमत 1400 रुपये अंकित करी, 1400 रुपये अंकित हो जाएगी। उस पर 2 क्रमिक छूट कर रहा है, एक तो कह रहा है 12% की छूट दे रहा है। यदि कोई ग्राहक टेबल के लिए 1133.44 रुपये का भुगतान करता है तो दी गई दूसरी छूट कितने की है। तो सबसे पहले तो 1400 पे 12% की छूट देंगे तो 140 और 28 168 रुपये की छूट चली जाएगी, तो टोटल बचेंगे इसमें से घटाएंगे तो 100 1232 रुपये, लेकिन बेच रहा है 1133.44 में, यानी कि लगभग 100 रुपये कम में, 100 रुपये में भी 1.44 कम में, यानी कि 98.56 का इसको यहाँ पे और डिस्काउंट देना है, कितने पे 1232 पे, 1232 पे 98.56 का डिस्काउंट देना है। 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी, दशमलव हटाएंगे दोनों बिंदियों से काट कर। अब यहाँ पे करेंगे तो 12×8 = 96 लगभग 8%, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, राहुल 30% की व्यापारिक छूट पर एक पेन बॉक्स अंकित मूल्य जिस पे 900 रुपये है वो खरीदता है, तो शुद्ध मूल्य ज्ञात करना है। 30% की देंगे, 900 रुपये पे 30% की देंगे, यानी कि 70% बचेगा, 9×7 = 63 630 रुपये, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा गया है 22 फरवरी 2024 को जमा की गई और 23 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 रुपये की राशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें साल में समय चाहिए होगा, लेकिन हमें तारीखें दी गई हैं तो सबसे पहले समय निकालेंगे, फिर उस पर फॉर्मूले में मान रख देंगे। 22 फरवरी चूंकि 2024 है यानी कि लीप ईयर होगा तो 29 दिन होंगे, 29 में से 22 घटाएंगे तो 7 फरवरी के दिन जुड़ जाएंगे।
31 मार्च के दिन जुड़ जाएंगे, वो 23 अप्रैल के दिन जुड़ जाएंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल आएगा 61। चूंकि लीप ईयर में 365 नहीं 366 दिन होते हैं, काटेंगे तो 1/6 ईयर हमारा यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अब मूलधन गुणा दर दी गई है 6.75, समय 1/6, 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे ब्याज निकल के आ जाएगा। इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पे हम एक जीरो से एक और जीरो काट देंगे, और अब यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे यहाँ पे 5, 5 से इसको काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, ये आ जाएगा, सॉरी 5 25, 135 आ जाएगा। अब 3 से इसको काट देंगे तो ये 45 बार कटेगा, जो कि हमारा ब्याज आ जाएगा 45 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है। एक संख्या को 80% बढ़ाने पर वो इतनी हो जाती है, यानी कि 100 पहले से थी, 80 और इसमें बढ़ा देंगे तो 180% हो जाएगी। चूंकि 180% अगर 2790 के बराबर है, तो इसमें 100% हमको निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 एकम 310 दार कट जाएगी। 2 से काटेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 155, 10 का गुणा करेंगे तो 1550 हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या में इतनी संख्या जो दी गई है को विभाजित करती है? लास्ट में 5 यानी कि 5 से तो विभाजित होगी ही, तो कोई चीज देखने की हमको जरूरत ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 131, 91, 215 को विभाजित करने पर शेषफल इतना इतना आ जाए। तो हमें एक कोई संख्या बड़ी से बड़ी देखनी है, यानी कि सबसे पहले 61 संख्या देखेंगे। 61 दूनी 122 होता है, यानी कि 8 करेंगे, ये नहीं हो सकती है, पहली ही संख्या नहीं कट रही है। इसके बाद बड़ी संख्या 57 है, तो 57 दूनी 114 होता है, शेषफल 17 बचेंगे, तो ये भी नहीं हो सकती है। अब सबसे बड़ी 41 बची हुई है, 41 को काटेंगे तो 41 गुणा 3 बार कट जाएगी, 123, 8 बचेंगे, बिल्कुल सही है। 41 दूनी 82, 9 बचेंगे, बिल्कुल सही है। 41 पंचे 210, चूंकि ये वाला 41 पंचे 205, 10 ये भी होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 सेटिस्फाई कर गई है। अगला हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिया गया है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके लिए कुछ सूत्र आने चाहिए, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इसी को हम इसी टर्म में लिख देंगे, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे x लिखना है, तो cos x आ जाएगा, इनटू करेंगे। और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा, तो कोष्टक में लिखेंगे माइनस का cos थीटा की वैल्यू x माइनस बाई दी गई है, कोष्टक यहाँ पे बंद हो जाएगा, प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन x हो जाएगा, फिर इनटू करेंगे। अब दिया गया है साइन 180 माइनस थीटा साइन ही थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन बाई माइनस का x, ये हमारी पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का बाई, प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, उल्टा दिया गया है बाई माइनस एक्स। अब आपको एक कोसाइन रूल आता होगा कि कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी। तो इसी सर्व समीकरण में हम इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी में इसको लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का एक्स माइनस बाई, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग दिया गया है तो माइनस का चिन्ह भी यहाँ पे आ जाएगा, कोष्टक लगाएंगे और कोष्टक यहाँ पे बंद करेंगे, तो माइनस ये ज्यों का त्यों रहेगा, तो कॉस रहेगा, एक्स माइनस और प्लस का कट जाएगा, माइनस से गुणा होगा तो प्लस का यहाँ पे बाई आ जाएगा, तो बाई हो जाएगा, और माइनस अंदर पहले से है तो कॉस बाई हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। यदि 81 और 27 का तृतीय अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखो 81/27 बराबर 27/x है, चूंकि x ही है तो x का मान हमको ज्ञात करना है। 27 तिया 81, 3
9 बार कटेगा तो x का मान हमारा 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर निर्भय को 26% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसकी एक्चुअल प्राइस निकालेंगे। 2/5 का मतलब है कि कोई चीज़ अगर 100 रुपए की है तो वो 40 रुपए में बेच रहा है। अगर वो 40 रुपए में बेच रहा है तो 26% की हानि यानी कि वस्तु का 74% मिल रहा है। चूँकि इसका 100% हमको निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे 2 से तो 20 बार और ये 37 बार कट जाएगा। तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 2000/37 निकल के आ जाएगी। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी। अब कह रहा है कि अगर वो 84% पे बेचता है कि यानी कि 40 की जगह पे अगर वो 84 रुपए में बेचता है तो 84 ऊपर आ जाएँगे। परसेंटेज कितने का लाभ होगा तो गुणा कर देंगे और 100 प्लस जितना आएगा वो हमारा लाभ हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो ये जो 37 है ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम इस तरफ लिख लेंगे यहाँ पर 84 37 ऊपर चला जाएगा गुणा में और इंटू 100 पहले से किया था और बटे हो जाएँगे यहाँ पे 2000 तो 1 0 1 0 1 0 1 0 2 जीरो कट जाएँगे। इसको काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 4 एकम 21 बार कट जाएगा। ये 4 पंचे 20। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट काटेंगे इसको 5 तो 4.2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 37 इंटू 4.2 इसका गुणा करेंगे तो 37 दूनी 74 7 और 37 दूनी 74 148 7 155 तो 155.4 आएगा 100 प्लस तो 55.4 हमारा परसेंट यहाँ पे लाभ आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेंटीमीटर है यानी कि 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी भुजाओं का अनुपात है 5 12 13 जो कि एक ट्रिपलेट होती है और चूंकि हमें ट्रिपलेट बन रही है तो इसका जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि आधार गुणा ऊंचाई होता है। चूंकि इसका अनुपात दिया गया है तो कितने गुना इसका करना पड़ेगा पता नहीं है तो x गुना हम मान लेंगे। तो 1/2 इंटू आधार दिया गया है यहाँ पे 12 तो ये हो जाएगा 12x इंटू ऊंचाई दी गई है 5 तो 5x बराबर दिया गया है 1080 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 2 से काटेंगे 6 बार और ये 6 से डायरेक्ट काट देंगे 6 एकम 6 6 8 48 180 बार। 5 से काटेंगे 36 बार। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर की बराबर 36 आ रही है तो x की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी। परिमाप निकालना है तो इन सभी को जोड़ेंगे 12 13 25 5 30 30 में 6 का गुणा कर देंगे तो 180 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है। एक बेलनाकार छड़ का जो बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 3300 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। यदि छड़ की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाहरी त्रिज्या दशमलव में 2 स्थानों तक ज्ञात करना है जबकि पाई का मान जो है 22/7 लिखना है। चूंकि यहाँ पे हमें बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है एक बेलनाकार छड़ का जो कि होता है 2 इंटू पाई इंटू आर एच 2 पाई आर एच जिसका वैल्यू दी गई है हमारी 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे हमें एच की वैल्यू दी गई है और आर की वैल्यू निकालनी है। पाई की वैल्यू भी 22/7 दी गई है। आर की वैल्यू निकाल ली है। एच बराबर भी 72 सेंटीमीटर दिया गया है बराबर 3300। इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 से नहीं डायरेक्ट 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और यहाँ पे 300 बार एक कट जाएगा। 2 दूनी 4 से डायरेक्ट काट देंगे 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 75 बार कट जाएगा। यहाँ पे 7 का गुणा इस तरफ होगा तो जो आर बराबर निकल के आ जाएगा 75 इंटू 7 बराबर आ जाएगा 72 और अब यहाँ से काटेंगे 3 से तो ये 24 बार कट जाएगा और ये एक 25 बार कट जाएगा। तो 25 सत्ते कितना होता है 175/24। अब ये हमारी आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको दशमलव में निकालेंगे तो लगभग 7 बार कट रहा है 7 दूनी 14 7 चौको 28 और 70 फिर से आ जाएगा तो 24 तिया 72 तो लगभग 7.3 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है इस तरह का तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 7.3 के समथिंग यहाँ पे आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि 58 की जो पावर है 0.5 है बराबर x दिया गया है और जो 58 की पावर 0.79 है उसका बराबर y दिया गया है। चूंकि हमें x की पावर z बराबर y की पावर 10 तो z का निकटतम मान निकालना है यहाँ पे।
ये 3 वैल्यू हमको दी है, x की पावर z बराबर y की पावर 10, सॉरी ये नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो ये 3 वैल्यू हमको दी गई हैं। अब यहाँ से हमको आंसर निकालना है z का। तो यहाँ पे हम तुलना भी कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, 58 कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे हम ये जो 3 नंबर का समीकरण दिया गया है ये वाला, इसमें x और y की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू दी गई है 58 की पावर 0.5 और इसकी पावर z है, बराबर y की वैल्यू दी गई है 58 की पावर 79 और इसकी पावर भी 10 दी गई है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि a की पावर अगर m है, उसकी पावर अगर n है, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, यानी कि पावर में गुणा हो जाता है। तो 58.5 में जेड का गुणा होगा तो 0.5 जेड हो जाएगा, बराबर 58.79 में 10 का गुणा करेंगे तो 7.9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम तुलना कर देंगे तो 0.5 जेड बराबर 7.9 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो जेड बराबर आ जाएगा 79/5, यानी कि हो जाएगा हमारा 15.4, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऐसे तो नहीं दिया गया है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे, सॉरी 15.8 आएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको तो घुमाते हैं। अब इसकी हम तुलना कर देंगे तो 0.5 जेड बराबर 7.9 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो जेड बराबर 7.9/5 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 15.8, ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक सरल करना है इसको हमको, जो कि संख्या दी गई है कौन सी, x इंटू 3x माइनस 5, डायरेक्ट ही गुणा करते जाएंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 5x की पावर 2 माइनस 3, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस का 5 या 15 प्लस का 16, इस तरह से दिया गया है। अब 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 5x, यही माइनस का 15 और प्लस का 16 है तो प्लस का 1 आ जाएगा, बराबर 0। तो 8x स्क्वायर माइनस 5x कितने में दिया गया है, 2 में, और प्लस का 1 ऑप्शन नंबर 2 में हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, जिसमें कहा गया है कि 1200 रुपये की धनराशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 11 माह का ब्याज ज्ञात करना है। चूंकि माह पूछे चाहे साल पूछे, तो माह में पूछा है तो हम 11 माह की जगह साल ही मान के इसको निकाल देंगे। तो मूलधन है 1200 गुणा दर है 3%, समय है 11 बटे करेंगे 100, आंसर आ जाएगा हमारा ब्याज निकल के 10101010, 11 या 33 गुणा 12 करेंगे तो 396 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पी क्यू आर ने क्रमशः इतने अनुपात में धनराशि निवेश करी है, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। तो पी ने 34 रुपये, क्यू ने 75 रुपये और आर ने मात्र 6 रुपये निवेश किए हैं। वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ अगर 3600 होता है तो इसी में ही बढ़ जाएगा ये पूरा 3600। तो क्यू और आर के हिस्सों के बीच का अंतर निकालना है। तो क्यू और आर के हिस्सों का बीच का अंतर जो है 69 हो जाएगा। चूंकि सभी को जोड़ेंगे 75 75 और 40 जोड़ेंगे 115 आ जाएगा। तो 3600 की जो वैल्यू है वो 115 के बराबर है। पूछ रहा है कि क्यू और आर के बीच का अंतर, तो क्यू और आर के बीच का अंतर जो है 69 है। तो 69 से गुणा करेंगे, काटेंगे 23 या 69, 23 पंचे 115, 5 से काटेंगे इसको 720 बार कट जाएगा, 7 2160 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं, जो कि हमारा पाइप और टंकी का है, टैंक और पाइप का है। तो ये थोड़ा लेंदी सवाल हो सकता है, चलिए लेकिन हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। पाइप पी किसी टैंक को 5/7 को 30 घंटे में भर सकता है। तो देखो ये डायरेक्ट हम करेंगे, यहाँ पे पाइप पी है वो, इसके 5/7 को अगर 30 घंटे में भर रहा है, यहाँ पे 5/7 अगर 30 घंटे में भर रहा है तो टोटल वो 42 घंटे में भर देगा, तो 42 यहाँ पे आ जाएगा। और पाइप क्यू उसी टैंक के 2/5 को 28 घंटे में भर रहा है, यानी कि क्यू की जो एफिशिएंसी है, अगर 2/5 को 28 में भर रहा है तो पूरे को भरेगा ये 70 घंटे में। पी और क्यू दोनों 7 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। पी और अब पहले तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 42 और 70 का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो 7 से काटेंगे 7 छंग 42,
10 बार, 2 से काटेंगे तो दिया 6, 2 पंचे 10, 5 तिया 15। देखो एलसीएम पे मत जाना, कैसे भी कर देना। 15 दूनी 30, 7 तिया 7 दूनी 14, पंचे 70, 210 यहाँ पे निकल के आ रहा है। 42, 5 इसकी इफिशियंसी आ जाएगी, 3 क्यू की इफिशियंसी आ जाएगी। तो 7 घंटे के लिए दोनों चालू रखे हैं, तो 5 3 8 और 7 घंटे के लिए रखे हैं, तो 56 काम यहाँ पे इन लोगों ने 7 घंटे में कर दिया है। 56 घंटे या 56 घंटे का काम कर दिया है। फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक आर है जो कि 8 घंटे में पानी को खाली कर देता है, जो 56 भरा था। यानी कि एक आर जो है वो 8 घंटे में 56 खाली कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी 7 के बराबर आ जाएगी यहीं से, क्योंकि 8 घंटे में 56 काम जो भरा था वो खाली कर देता है, तो 7 इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। अब कह रहा है कि पी क्यू और आर मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। तो एक ही इफिशियंसी बचेगी, क्योंकि दोनों की 8 इफिशियंसी है, 7 तो ये खाली करता जाएगा, तो एक ही इफिशियंसी 1 घंटे में भरी जाएगी। तो चूंकि 210 इसकी जो है टोटल कैपेसिटी है टंकी की, तो 210 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक समीकरण दिया गया है, मान इसका निकालना है। तो -9 और -16 दिया गया है और भाग भी दिया गया है। तो -9 इस कोष्टक में आ जाएगा, माइनस का -16 है और भाग करेंगे माइनस के 10 से, प्लस माइनस का 3 है और इंटू 6 ये दिया गया है। चूंकि भाग करना है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 आ जाएगा। तो माइनस का 9 माइनस का 6 प्लस का माइनस का 18 कोष्टक में कर देते हैं। तो माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस का 18, 18 से 24 9, 33 माइनस का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला हमारा 30 नंबर का और आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है। 195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 13 सेकंड में पार कर जाती है, और इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल चल रही 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे हमको सबसे पहले पहली जो एक रेलगाड़ी है इसकी चाल निकालनी होगी, क्योंकि दूसरे की 76 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, सेकंड में दी है, यानी कि सेकंड में दी है तो मीटर प्रति सेकंड में हमको यहाँ पे चाल भी निकालनी होगी। तो 195 मीटर है, 195 टोटल 13 सेकंड का समय लग रहा है, यानी कि टोटल जो यहाँ पे सापेक्ष चाल है वो भी दौड़ रहा है और ट्रेन भी चल रही है। तो 13 सेकंड यहाँ पे दिया गया है, तो 13 में 195 में 13 से भाग करेंगे तो बराबर यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड निकल के आएगी। जो कि जब ये आदमी 5 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है तो 5 की स्पीड से भागेगा, तो यहाँ पे 5/18 से गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड के लिए, तो हो जाएगा 25/18। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 एकम 18, 7 बचेंगे, 18 दिया 54, 16 बचेंगे और 18 नम्मा 162, 18 तो 9 दशमलव यहाँ पे 1.3 मीटर प्रति सेकंड ये आ जाएगी। तो दोनों की जो ट्रेन की चाल है इसको जोड़ना पड़ेगा। तो पहली जो ट्रेन की चाल है 15 1 16.39, ये हमारी फर्स्ट ट्रेन की चाल आ जाएगी। फर्स्ट ट्रेन की चाल यहाँ पे आ जाएगी 16.39। दूसरी की चाल 76 किलोमीटर दी गई है, इसमें 5/18 से गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, इसकी भी चाल आ जाएगी। तो इसमें करेंगे तो ये कटेंगे हमारा 2 से, तो ये आ जाएगा 38, ये कटेंगे 2 नाम 18 और अब कटेगा नहीं, तो 38 पंचे 190 आ जाएगा, 190 5 8 40 35 190/9 आ जाएगा, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9 21.1 के समथिंग यहाँ पे ए भी आ जाएगा, 21.11। तो इसमें हम दोनों की चाल जोड़ेंगे क्योंकि सापेक्ष गति है, 16.39 और 21.11, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 37.5। और टोटल कितनी चाल 255 की ये भी है ट्रेन, 255 मीटर की एक ट्रेन है और 195 मीटर की एक ट्रेन है। दोनों को जोड़ेंगे तो 450 मीटर हो जाएगा, जो कि 450 मीटर 37.5 की स्पीड से जाना है। तो बराबर करेंगे तो ये 10 बार 375 और 75 और कटने हैं, तो 12 सेकंड हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 30 सवाल पूरे कर लिए हैं
तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा और कौन-कौन से सवाल आपको सॉल्व करना ट्रिकी लगा है? ख़ैर इसमें हमने ज़्यादा ट्रिक और लॉजिकल चीज़ें नहीं लगाई हैं। बाकी हमने बहुत दिनों में स्टार्ट किया है तो थोड़ी प्रैक्टिस कम हो गई है। आगे चल के आपको बहुत मज़ा इसमें आएगा और ग्रुप डी की जो आंसर की है वो 15 फरवरी को आने वाली है। तो 15 फरवरी से हम ग्रुप डी के सभी सॉल्यूशन कराएँगे। एएलपी के भी सॉल्यूशन करा रहे हैं, टेक्नीशियन के भी सॉल्यूशन करा रहे हैं और अब हमारी क्लास बिल्कुल भी नहीं रोकी जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।